Hello, Done. welcome you all again on the platform of Veda U Online, and we are here with the new topic in the series of Thyroid Awareness Week. And today we are going to interact with Dr. Bhakti Sandbor Gadade on the topic of nutritional management of thyroid with Ayurveda. Ancient days, people are saying you are what you eat, but nowadays, people are saying you are what you digest. And Ayurveda is following the same philosophy since 5,000 years ago. So today, we would like to hear Dr. Bhakti on the topic of diet with the angle of Ayurveda. Dr. Bhakti is MD Ayurveda and practicing in Ayurvedic diet and nutrition as well. So we would like to hear Panchakarma. Bias is yours now. Okay. Hello, everyone. Okay, today we are going to see nutritional man. Yes, please. Should I start? Okay. Today we are going to see nutritional management of thyroid with Ayurveda. Okay, so initially, what is thyroid and hypothyroid sign symptoms we are going to see. Okay, thyroid is an endocrine gland in the throat. थायराइड ये जो थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब जो ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रेट करते हैं दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड और ये बटरफ्लाई शेप होती है उसी के साथ ही हमारे थ्रोट में यहाँ पे सिचुएटेड होती है तो थायराइड जो है वो T3 और T4 दैट इज ट्राइआइडोथायरोनिन एंड टेट्राआइडोथायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं ये जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में मैसेंजर जैसा काम करते हैं एक ग्लैंड से पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेट होता है TSH वहां से फिर वो ऑर्डर देते हैं थायराइड को कि आप आगे वाले हार्मोन सिक्रेट करो उसके बाद T3 T4 सिक्रेट होते हैं वो टारगेट ऑर्गन की तरफ तरफ जाते हैं और उनको अपना अपना काम करने के लिए ऑर्डर्स देते हैं मैसेज देते हैं ठीक है ये थायराइड की जो लेवल है हार्मोन्स की वो एज पर रिक्वायरमेंट बढ़ती है या फिर कम होती है जैसे कि अगर बच्चे होते हैं जिनमें ग्रोथ की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हार्मोन्स बढ़ते जाते हैं थायराइड के और जैसे प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में शरीर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है हार्मोन्स की क्योंकि और एक बेबी की डेवलपमेंट बॉडी में होती रहती है तो वहाँ पे भी थायराइड की हार्मोन्स की लेवल बढ़ती है अभी नॉर्मल फंक्शंस देखते हैं सबसे पहले तो सबसे कंट्रोल द स्पीड ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है बॉडी मेटाबॉलिज्म जो भी अन्न या फूड हम लोग खाते हैं तो ये जो फूड होता है वहाँ से उसका फिर डाइजेशन होता है उसके बाद उसमें से न्यूट्रिएंट्स जाते हैं फिर हर एक बॉडी सेल को जाते हैं और उसमें से एनर्जी कंज्यूम होती है ये जो पूरी क्रिया है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं तो ये मेटाबॉलिज्म फास्ट होना है या स्लो होना है या अप्रोप्रिएट स्पीड से होना है ये सब कंट्रोल थायराइड के हार्मोन से होता है अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो जो भी फूड हम लोग खाते हैं वो फास्ट डाइजेस्ट होता है और उसकी एनर्जी फास्ट यूटिलाइज होती है अगर ऐसा हो रहा है तो इंसान पतला होता जाता है तो ये हाइपरथायराइड में दिखाई देता है और हाइपोथायराइड है जिसमें बॉडी के जो भी फंक्शन है मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाते हैं जो भी हम लोग खा रहे हैं वो डाइजेस्ट स्लोली होता है डाइजेस्ट स्लो होने की वजह से उसके बाद में जो एनर्जी उससे जो रिलीज होती है वो कंज्यूम हो स्लोली होती है इसलिए कम खाते हुए भी इंसान मोटा होता जाता है देन मेंटेन्स हार्ट रेट नॉर्मल हार्ट रेट होता है 72 तो वो मेंटेन करने का काम थायराइड करता है मेंटेन्स नॉर्मल स्किन एंड हेयर देन बॉडी ग्रोथ के लिए थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है देन टेम्परेचर रेगुलेशन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने का काम भी थायराइड करता है देन फर्टिलिटी जैसे अभी एक पहले देखा कि कैल्सिटोनिन नाम का भी हार्मोन थायराइड सीक्रेट करता है तो बोन एंड कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म भी थायराइड पे डिपेंड करता है अभी हाइपोथायरॉयडिज्म
अगर क्या होगा, अगर ये थायराइड ग्लैंड काम करना कम कर देगी, हार्मोन्स कम सिक्रेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या क्या साइन सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ये सब हम लोग शॉर्ट में इनिशियली देखने वाले, बिकॉज आवर मेन टॉपिक इज डाइट। लेकिन डाइट समझने के लिए क्या क्या हो रहा है बॉडी में, तो इसके हिसाब से हमें डाइट करनी चाहिए। तो ये समझने के लिए हम लोग रफली सब साइन सिम्टम्स और देखने वाले हैं यहाँ पे। ओके, देन साइन सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म और वेट गेन। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, अभी तो पिछले महीने तक तो ठीक था, अभी 2-3 महीने हो गए, या फिर सडनली दे कंप्लेनिंग ऑफ वेट गेन, कि खाना उतना ही है, डाइट एक्सरसाइज उतनी है, डेली रूटीन सेम है, स्टिल दे आर कंप्लेनिंग अबाउट वेट गेन। तो यहाँ पे उनकी थायराइड चेक करना चाहिए, तो वहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट गेन दिखाई देता है। देन स्लोअर हार्ट रेट, नॉर्मली हमारा जो 72 हार्ट रेट है उससे ये कम हो जाता है, तो उसकी वजह से अगर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे चल रहे तो जनरली हार्ट रेट बढ़ना चाहिए इन नॉर्मल सिचुएशन कंडीशंस। लेकिन यहाँ पे हार्ट रेट कम होने की वजह से बॉडी को जो ब्लड सप्लाई होता है वो रिक्वायरमेंट से कम अमाउंट में होता है, तो उसकी वजह से फटीग टायर्डनेस भी हमें लगता है। देन फॉरगेटफुलनेस, अभी अभी कोई चीज रखी तो 5 मिनट बाद भी याद नहीं आता है, क्या रे ये कहाँ पे रखा था, भूल गए। उसके बाद आज क्या कुछ किया है, कुछ चीजें रखी वो याद नहीं आती, नेक्स्ट डे तो और भी याद नहीं आते, ऐसे छोटी छोटी चीजें भूलने लगते हैं। देन ड्राई स्किन एंड हेयर, बाल ड्राई होते हैं, स्किन ड्राई होते हैं, हेयर ब्रिटल होने लगते हैं, ड्राई नेल्स, नेल्स जो है ड्राई होने लगते हैं। इनटॉलरेंस टू कोल्ड, जनरली देखा जाता है जो भी मोटे लोग होते हैं उनको हमेशा गर्मी होती रहती है, स्वेटिंग होता रहता है, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म में भी अगर वजन ज्यादा है, इंसान मोटा है, फिर भी उसको स्वेटिंग नहीं होती है, उसको ठंडी हवा या फिर ठंडा खाना ये उसको सूट नहीं करता है, उसे ठंडी सहन सह नहीं सकता है वो ठंड। देन इनफर्टिलिटी, इरेगुलर और हेवी मेंसेस, फीलिंग लो, जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं जनरली तो उनमें एंथुजियाज्म, उत्साह की कमी दिखाई देती है। देन हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, थायराइड के हाइपोथायरॉयडिज्म के वजह से का कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़े हुए थे, अगर ब्लड चेक करते हैं तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। देन कॉन्स्टिपेशन, अभी यहाँ पे हम लोग डाइट हम लोग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा देखने वाले हैं। तो आयुर्वेदा के हिसाब से हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे होता है, या फिर उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, या फिर शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये हम देखेंगे अभी। तो उसके लिए आपका सबसे पहले तो बेसिक्स जानना जरूरी है आयुर्वेदा के। तो आयुर्वेदा में 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त एंड कफ। उसके बाद सप्त धातु, जिससे हमारा शरीर बनता है, वो 7 धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये त्रिदोष में से यहाँ पे जब थायराइड या फिर हाइपोथायराइड होता है, तो वहाँ पे कफ दोष और वात दोष की दृष्टि होती है, उसमें विकृति दिखाई देती है। तो कफ दोष की विकृति होने की वजह से कफ के लक्षण बढ़ जाते हैं, तो उसमें वेट गेन होता है, बॉडी के मूवमेंट्स जो होते हैं स्लगिश स्लो होते हैं, भूख कम लगती है, आलस आता है, और वात की दृष्टि होने की वजह से उत्साह भी नहीं होता है यहाँ पे। दिन सप्त धातु में देखा जाए तो सबसे पहला धातु आता है वो रस धातु है। हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन के बाद उससे सबसे पहले जो धातु बनने वाला है वो रस धातु है। अगर इस रस धातु में ही दुष्टि हो गई तो उसके बाद में जो बाकी के 6 धातु आ रहे तो वो भी अच्छे से, उनकी भी नरिशमेंट अच्छे से नहीं होगी, वो अच्छे से नहीं बनेंगे, तो उनमें भी दुष्टि दिखाई देगी। तो यहाँ पे अगर रस धातु की दुष्टि है तो वहाँ पे आलस्य, जैसे कि आलस्य मतलब लेजीनेस, लेजीनेस दिखाई देता है। देन अंग मतलब पूरा बॉडी एक जैसा लगता है, होता है हाइपोथायराइड में। देन एनर्जी नहीं रहती बॉडी में, और नरिशमेंट कम होती है। उसके बाद मेद धातु की दृष्टि होती है, मेद धातु मतलब फैट, तो बॉडी का जो फैट कंटेंट है वो बढ़ता जाता है। उसके बाद है अग्नि, तो यहाँ पे अग्नि है जाठर अग्नि और धात्वाग्नि। अभी हमने जो पहले 7 धातु देखे, तो ये 7 धातु के में भी एक अग्नि होता है, जैसे कि रस धातु पे अग्नि का संस्कार होता है, तो फिर वो उससे रक्त बनता है, और रस धातु का काम अच्छे से होता है। तो अगर फिर रक्त धातु के बाद उसकी रक्त धातु की अग्नि होती है।
तो ऐसे हर एक धातु का अग्नि होता है, दैट इज। और जठराग्नि जो है वो अपने पेट में रहती है। जब तक जठराग्नि है, जठराग्नि जीवित है, तब तक इंसान जीवित रहता है। अगर जठराग्नि बुझ गई तो इंसान भी जीवित नहीं रहता है। तो जठराग्नि इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें कभी कभी भूख ज्यादा लगती है, तभी हमारी अग्नि तीक्ष्ण होती है। कभी नॉर्मल अप्रोप्रिएट भूख लगती है तो हमारी अग्नि मध्यम होती है। और समटाइम्स हमें भूख नहीं लगती, तो वह तभी अपनी अग्नि मंद होती है। जैसे कि अभी विंटर सीजन चालू है, तो ये विंटर सीजन में हमेशा भूख ज्यादा लगती है, तो अग्नि ज्यादा होती है। तो इस समय पे हम लोग कुछ भी खाए तो अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यही अगर समर सीजन हो तो वहाँ पे अग्नि मंद होती है। तो वहाँ पे जो खाते थोड़ी से ज्यादा हो गया, खाने में क्वांटिटी बढ़ गई, या फिर स्वीट ज्यादा हो गए, या फिर नॉनवेज ज्यादा हो गया, तो उसके इसमें डाइजेशन हैम्पर हो जाता है, या फिर नौशिया, वोमिटिंग, लूज मोशन, या फिर उसके साइड इफेक्ट, ओवर ईटिंग के साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग अग्नि पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं? बिकॉज इन हाइपोथायरॉयडिज्म अग्नि प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पे अग्नि के दूषित होने से ही संप्राप्ति, या फिर अग्नि के दूषित होने से ही ये व्याधि की, हाइपोथायरॉयडिज्म व्याधि की शुरुआत होती है। इसलिए यहाँ पे अग्नि पे हम लोग सबसे ज्यादा जोर देने वाले हैं। उसके बाद आता है धात्वाग्नि। हर एक धातु की अग्नि होती है, तो वो भी ठीक होना चाहिए। अगर धातुओं की अग्नि ठीक रहेगी तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। जैसे कि पहले बोला, मेटाबॉलिज्म मतलब जो भी हम लोग अन्न अन्न खाते हैं, अन्न फूड का सेवन करते हैं, तो वो सेवन का डाइजेशन से लेके बॉडी को एनर्जी देने तक की जो प्रोसेस है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसके लिए धात्वाग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे कि अग्नि दृष्टि के रीजंस क्या है। सबसे पहला आता है जंक फूड। तो जंक फूड, देन स्टेल फूड। जनरली हाइपोथायरॉयडिज्म है वो फीमेल में ज्यादा देखा गया है एज कंपेयर टू मेल। तो आदमियों में कम दिखाई देता है। तो उसके बेसिक रीजंस ये है कि जो घर की औरतें होती है वो बासी खाना खाते, कुछ बचा हुआ होता है तो वो ला खा लेते। उसके बाद एक्सरसाइज की कमी, घर पे ध्यान देते हुए वो लोग को की एक्सरसाइज नहीं होती। तो दीज टू आर मेन रीजन फॉर हाइपोथायरॉयड इन फीमेल। देन फर्मेंटेड फूड, जो इडली डोसा या फिर पिज्जा, ब्रेड, ब्रेड का डो जब बनता है वो फर्मेंट करके बनाते हैं, तो ये सब चीजों से अग्नि की दुष्टि होती है। देन इन प्रॉपर पोर्शन ऑफ मील। अगर हमें भूख बहुत ज्यादा लगी, उसमें हम लोगों ने कम अन्न डाला, तो ये कम अन्न लिया, तो उसमें अग्नि मंद हो जाती है, और अग्नि अग्नि को ईंधन नहीं मिलता। अग्नि को अगर ईंधन नहीं मिलता तो वो बुझ जाती है। अगर अग्नि मंद है, उसके ऊपर हम लोगों ने ज्यादा खाना डाल दिया, तो फूड विल एक्ट एज अ सैंड ऑन फायर। तो उसकी वजह से अग्नि है वो बुझ सकती है। तो वहां पे इंडाइजेशन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। देन प्रोसेस फूड। अभी प्रोसेस फूड में अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड चालू है। जैसे कि डाइट में, डाइट जैसे ही बोल देते हैं वैसे लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है कि ओट्स। टीवी पे एडवर्टाइज चलती है कि ओट्स खाओ, तो उसमें 5 मिनट में बनाओ टेस्टी ओट्स खाओ। लेकिन उसमें भी प्रिजर्वेटिव्स डाले रहते हैं। तो हर एक जगह पे ये जो प्रिजर्वेटिव, उसके साइड इफेक्ट तो होने ही है। और प्रिजर्वेटिव फूड में क्यों ऐड होते हैं? ताकि जो खाना है वो लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व हो सके। तो ये तो, और हमारे बॉडी क्या एक्सपेक्ट करती है, अगर हम लोग जो भी खा रहे हैं, फ्रेश फूड खा रहे हैं, तो वो को खाने के बाद इन टाइम डाइजेस्ट हो। तो ये विथ प्रिजर्वेटिव होगा तो उसको डाइजेस्ट होने में बॉडी को भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो इसके लिए ये जो प्रिजर्वेटिव वाले जो फूड खाते हैं, तो उसकी वजह से अग्नि मंद होती है। अग्नि को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है यहाँ पे। तो वैसे ही नेक्स्ट आता है टेस्ट एनहांसर। अभी हम लोगों ने देखा कि प्रोसेस फूड में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, या फिर रेडी टू ईट फूड में भी प्रिजर्वेटिव, उसी के साथ टेस्ट एनहांसर डाले रहते हैं। तो उसके वजह से अपने जीवा को टेस्ट अच्छे से पता नहीं चलती। जो भी खा रहे हैं वो फूड हमेशा हमें टेस्टी ही लगता है, लेकिन उससे अपने अग्नि पे परिणाम होता है, एंड वो साइड इफेक्ट दिखाने लगता है। देन मील टाइमिंग्स। हमारे खाने का जो समय है वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि अभी पहले बोला कि भूख लगी है, और भूख लगी है जब भी लगती है उस समय अगर खाना न खाया जाए तो भी अग्नि मंद होती है, अग्नि की दृष्टि होती है।
उसके बाद एक खाना खाने के बाद चलो दोस्तों ने वापस बुला लिया, चलो बाहर खाने जाते, तो आधे 1 घंटे बाद वापस हम लोगों ने अगर सेकंड मील खा लिया, तो वहां पे भी एक के ऊपर एक खाना आने की वजह से अग्नि की दृष्टि होती है। देन फूड कंजम्पशन टाइम, जैसे कि अगर खाना खाने बैठे तो हमारा खाना 15 to 30 मिनट्स एट दी मैक्स 30 मिनट्स में खत्म हो जाना चाहिए। ज़्यादा फास्ट भी नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा स्लो भी नहीं खाना चाहिए। तो उसका जो टाइम होता है वो 30 मिनट्स तक होना चाहिए। यही समय अगर हम लोगों ने 1 घंटा या 50 मिनट्स तक खींच लिया, तो जो फर्स्ट वाला या खाया हुआ खाते हैं वो उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है, उसके ऊपर फिर वो डाइजेस्टेड थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है, उसके ऊपर हम लोग वापस अनडाइजेस्टेड फूड ऐड ऐड करते जाते हैं, तो उसकी वजह से अग्नि की दृष्टि होती है। देन वाटर इनटेक, हमेशा का ये सवाल रहता है कि पानी कितना पीना चाहिए। तो पानी उतना पियो जितनी बॉडी डिमांड करती है। अगर प्यास ज़्यादा लग रही है तो आपको ज़्यादा पानी पीना है, अगर प्यास नहीं लग रही है तो आपको कम पानी पीना है। तो यहाँ पे मोस्टली आदत रहती है कि सुबह-सुबह उठ के लोग एकदम प्राउडली बताते हैं कि हम लोग 2 तांब्या पानी पीते, 2 ग्लास भर के या फिर उससे ज़्यादा फिर या फिर हम लोग दिन के 5 लीटर पानी पीते। लेकिन इज़ इट नेसेसरी फॉर योर बॉडी? इज़ योर बॉडी आस्किंग फॉर दैट मच ऑफ वाटर? नो, तो वहाँ पे कैसा होता है जैसे कि हम लोग अभी अग्नि के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे पेट की जो अग्नि होती है उस पे हम लोग 2 लोटे भर के पानी डालेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा जैसे कि गैस के फ्लेम पे या फिर चूल्हे के फ्लेम पे हम लोग पानी डाल रहे हैं, तो वो कम होने वाला है, वो मंद होने वाला है या समटाइम्स वो बुझने वाला है। तो वहाँ पे इंडाइजेशन होने के चांसेस रहते हैं, तो वाटर इनटेक शुड बी प्रॉपर। तो उसके वजह से ही इम्प्रॉपर वाटर इनटेक की वजह से अग्नि दृष्टि होती है। उसके बाद आता है इम्प्रॉपर स्लीप पैटर्न, समय पे नहीं सोना, लेट नाइट सोना या फिर दिन में एक्स्ट्रा सोना। अभी लॉकडाउन था न, मैक्सिमम पेरेंट्स की ये कंप्लेन है कि बच्चे समय पे नहीं सोते, रात को मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, 1 बजे 2 बजे तक चालू ही रहते हैं उनका मोबाइल, उसके बाद वो सोते हैं। तो इस केस में भी बच्चों की भूख कम होने लगी है, तो यह अग्नि दृष्टि का एक मेजर रीजन है। उसके बाद स्ट्रेस, यानी मानस हेतु, बहुत ज़्यादा टेंशन हो, स्ट्रेस हो तो उसकी वजह से भी अग्नि की दृष्टि होती है। अगर ये जो अग्नि दृष्टि हम लोगों ने अभी क्यों देखी, तो उसके अग्नि दृष्टि होने की वजह से कैसे हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ बॉडी जाती है या संप्राप्ति होती है, वो हम लोग अभी देखेंगे कि अग्नि दृष्टि होने की वजह से अजीर्ण होता है, डेट इज इनडाइजेशन। अगर फिर एक दिन इंडाइजेशन हो गया, इट्स ओके, हम लोगों ने मैनेज कर लिया, लंघन कर लिया, उपवास कर लिया या फिर कम खाना खाया, फिर अग्नि वापस नॉर्मल हो गई। लेकिन एक कंटिन्यू इंडाइजेशन चलता रहा या फिर कंटिन्यू अजीर्ण चलता रहा, तो उसके वजह से बॉडी में आम मतलब इनडाइजेस्टेड फूड ज्यादा रहने लगता है, इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल ज्यादा तैयार होता है, उसको हम लोग आम बोलते हैं। तो वो आम तैयार होने की वजह से आम के बाद आम लीड्स टू रस धातु दृष्टि। जैसे पहले देखे थे हम लोगों ने सप्त धातु, उसमें सबसे पहला था रस धातु, तो ये रस धातु की दृष्टि ही कंटिन्यूसली आम फॉर्मेशन होने की वजह से रस धातु की दृष्टि होती है। फिर ये रस धातु की दृष्टि होने से के बाद उसके बाद नेक्स्ट जो 6 धातु है उनकी दृष्टि होने लगती है। एंड इन सब सप्त धातु की दृष्टि होने के बाद, दोष की दृष्टि होने के बाद हमें हाइपोथायरॉइड देखा है के साइन सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो इन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, बेसिक रीजन फॉर हाइपोथायरॉइड विल बी योर अग्नि दृष्टि। ऑब्वियसली हाइपोथायरॉइड इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो ये बहुत कम पेशेंट्स में ये थायराइडिटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड की वजह से दिखाई देते हैं। 90 मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के वजह से ही हाइपोथायराइड के साइन सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मतलब यही होता है कि इम्प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इसके वजह से मोस्टली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हाइपोथायराइड जो होता है वो अग्नि के दृष्टि की वजह से होते हैं, इम्प्रॉपर डाइट की वजह से होते हैं। देन रोल ऑफ डाइट, तो चलो अभी थायराइड तो हो गया, थायराइड के लक्षण दिखाई दिए।
थायराइड के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग जनरली पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ब्लड टेस्ट देखता है, TT340 एसएच की टेस्ट करवाता है, उसके वैल्यूज देखता है, उसके हिसाब से मेडिसिन स्टार्ट कर देता है। तो इट इज़ द इजी वे कि रोज सुबह उठे, एक गोली खा ली, थायराइड नॉर्मल हो गया, अच्छा लगने लगा। लेकिन ये सब कितने दिनों तक आप गोली खाएंगे? एक बार थायराइड की गोली शुरू हो गई तो हमेशा ही चालू ही रहती है। अगर थायराइड की गोली शुरू हो गई, ट्रीटमेंट हो रही है, उसके बाद भी आपने आपकी लाइफस्टाइल सेम रखी, कोई चेंजेस नहीं किए, तभी वो थायराइड की गोली की जो पावर होती है, इनिशियली 25 की शुरू करते, फिर 50 की, 75, 100 वो बढ़ती ही जाती है। तो उसको कहीं न कहीं आपको कंट्रोल करना चाहिए। जैसे ही थायराइड का डायग्नोसिस हो, उसी समय आप अपनी डाइट प्रॉपर कर दें, आप प्रॉपर एक्सरसाइज शुरू कर दें, तो देयर आर मोर चांसेस कि आपकी गोली जल्दी बंद हो जाए। और जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं इनिशियली, तो हमें बहुत लगता है कि हाँ, डाइट कर रहे हैं, कुछ बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आफ्टर अ मंथ और 2 हमें बॉडी को आदत हो जाती है, फिर पता ही नहीं चलता कि हम लोग डाइट कर रहे हैं, हमारे रेगुलर खाने में ही हमारा डाइट हो जाती है। तो इसके लिए डाइट बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी देखा, हाइपोथायरॉयडिज़्म इज़ ड्यू टू अग्नि दृष्टि। तो अग्नि को अगर प्रॉपर रखना है, तो उसके लिए हमें डाइट मैनेज करनी चाहिए। और डाइट में बहुत सारी सिंपल सी चीज़ें होती है, तो वो आज हम लोग देखने वाले। If you want to get rid of medications, you have to follow certain diet and exercise. In fact, after regular medicine consumption also, you have to maintain your body weight. ये थायराइड के मेडिसिन से, थायराइड की वजह से एक बार वेट गेन हो जाता है। थायराइड के मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद स्लाइटली वेट तो कम होने लगता है, मैनेज होता है, लेकिन वो वापस 100% नॉर्मल पे आने के लिए हमें एफर्ट्स डालने बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमें डाइट फॉलो करनी ही चाहिए। देन डाइट, व्हाट इज डाइट? दैट इज आहार। जो भी हम लोग खाना खाते हैं, उससे हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना, दैट इज डाइट। द फूड व्हेन कंज्यूम प्रॉपरली एक्ट एज अ मेडिसिन। अभी यहाँ पे हम लोग बहुत सारी बात की, मैंने की थायराइड के लिए मेडिसिन और ये उसकी बात की। लेकिन अगर हम लोग अपना खाना ही सही तरीके से खाते हैं, अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में खाते हैं, सही समय पे खाते हैं, देन फूड विल एक्ट एज अ मेडिसिन। तो आपको यहाँ पे अलग से दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और डाइट क्या होता है या फिर आहार क्या होता है? जो बॉडी में जाके बॉडी को नरिशमेंट दे, दैट इज आहार। जो आहार खा रहे हैं हम लोग या फिर डाइट में जो भी फूड इंटेक कर रहे हैं, वो हमारी डाइजेशन अच्छे से बढ़ाना चाहिए, डाइजेशन उसका अच्छा होना चाहिए, या फिर हमारी डाइजेस्टिव कैपेसिटी उससे इम्प्रूव होनी चाहिए, डाइजेशन हमारा इम्प्रूव होना चाहिए, तो ही वो आहार बेनिफिशियल होगा। देन खा रहे हैं, चलो जंक फूड खा लिया, जंक फूड खाने के बाद नेक्स्ट डे कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो दैट वोंट बी हेल्पफुल। तो आहार ऐसा होना चाहिए जिससे कॉन्स्टिपेशन अवॉइड हो जाए। और इसी खाने के वजह से, डाइट के वजह से हमारे जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। ऐसे क्योंकि हाइपोथायराइड में मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म का जो रेट होता है, मतलब स्पीड जो होती है वो यहाँ पे कम हो जाती है। तो वो नॉर्मल होनी चाहिए, फिर उसको बूस्ट करने जैसा आहार हमें यहाँ पे लेना है। उसी के साथ साथ यहाँ पे कफ दृष्टि है, हाइपोथायरॉयडिज्म, मेद दोष की दृष्टि है, तो ये सब हमें कम करने वाला आहार मेन हमें हाइपोथायरॉयड में लेना है। दिस इज द लिस्ट कि हमें किस टाइप का आहार लेना है या फिर हमें डाइट में से क्या एक्सपेक्टेड है, ये उसकी लिस्ट है। देन उसके बाद लंघन। कोई भी मेडिसिन स्टार्ट करते हुए या फिर आहार स्टार्ट करते हैं हम लोग, उससे पहले हमें थोड़ा लंघन करना चाहिए। या फिर पूरा हफ्ता हम लोग खाते हैं तो वंस इन अ वीक तो हमें लंघन करना चाहिए। लंघन मतलब उपवास या फिर उपवास या फिर फास्टिंग जिसे बोलते हैं, तो वो हमें करना चाहिए। लेकिन जैसे मराठी में बोलते हैं एकादशी दुप्पट खाशी, ऐसे फास्ट हमें बिल्कुल नहीं करना है। उसकी वजह से वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है। और लंघन का मतलब है सिर्फ गर्म पानी पी के रहना या फिर इजी टू डाइजेस्ट फूड खाना, जैसे कि मूंग दाल की खिचड़ी हो सकते, फिर राइस का जो पानी होता है वो पी सकते, या फिर जो मूंग की दाल है वो कंज्यूम करना है इन अ अप्रोप्रिएट स्मॉल क्वांटिटी, तो उससे भी लंघन होता है।
हफ्ते के 6 दिन हम लोग पूरा पेट भर भर के खा रहे हैं या फिर अपनी डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो एक दिन हमें लंघन करना चाहिए, तो उसकी वजह से अपनी डाइजेस्टिव जो फायर है वो बहुत बढ़ती है और उसकी ताकत बढ़ती है। सेकेंड थिंग्स कम इंटरमीडिएट फास्टिंग। अगर आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा नहीं है और आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, तो वो भी आपकी अग्नि बढ़ाने के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और उसके बाद अग्नि बढ़ने के बाद जो भी खाएंगे उससे नरिशमेंट अच्छा मिलेगा। देन व्हाट इज इंटरमीडिएट फास्टिंग? तो उसमें दो खाने के बीच में जो का अंतर है, वो टाइम पीरियड मिनिमम 5 आवर्स टू मैक्सिमम 7 टू 8 आवर्स रखना है। काफी लोग हैं जो सुबह 8 बजे खाते हैं, उसके बाद सीधे रात को 8 बजे खाते हैं, इन बिटवीन वो कुछ नहीं खाते, चाय भी नहीं पीते, सिर्फ गर्म पानी पीते रहते, या फिर समटाइम्स छाछ पीते अगर ज्यादा भूख लगे, या फिर एक आध फ्रूट खा लेते। तो दैट कंसेप्ट विल कम अंडर इंटरमीडिएट फास्टिंग। हमारा जो नॉर्मल टाइम जो होता है फूड इंटेक का, तो हमारा 4 टाइम्स मील होता है पर डे, 4 टाइम्स मील या फिर 3 टाइम्स मील। अगर ये हमारा 2 टाइम्स हो जाता है तो दैट विल कम अंडर इंटरमीडिएट फास्टिंग। देन आम पचन। लंघन होने के बाद, लंघन जैसे करते हैं या फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, उसके वजह से आम पचन होता है। जो भी अजीर्ण हुआ है या फिर ओवर ईटिंग की वजह से बॉडी में आम हुआ है, तो उसका पचन होता है। जैसे बुखार आता है हमें, तो बुखार आने के बाद बॉडी में छोटा छोटा सा दर्द होता रहता है, अंगमर्द बोलते हैं जिसे, जो बॉडी एक होता है वो। अगर खाना नहीं खाते तो वहाँ ज्वर में आम तैयार होता है और वो पूरे बॉडी में फैल जाता है। अगर यहाँ पे हम लोग खाना नहीं खा रहे, पेशेंट खाना नहीं खा रहे, तो वहाँ पे आम पचन होता है और ये बॉडी एक बंद हो जाता है। उसके बाद लंघन करने की वजह से अग्निवर्धन होता है, अग्नि और बढ़ती है। उसके बाद कफ और मेद कम होता है। खाना कम खा रहे हैं तो उसके कफ नहीं बढ़ेगा, और मेद मतलब फैट्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। और इसमें सबसे ज्यादा एंड में जो पॉइंट लिखा है सेल्फ कंट्रोल, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम भूख भूख इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना इन मोस्ट ऑफ द पीपल, लाइक मैंने खाना नहीं खाया तो मुझसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे समझ में ही नहीं होता है क्या होता है, मुझे हर 2 घंटे में खाना चाहिए ही चाहिए। तो 2 घंटे के अंदर कोई भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। तो 2 घंटा हो गया, अरे अभी तक कुछ नहीं खाया तो मुझे कुछ होने लगता है। ये सब साइकोलॉजिकल थिंग्स है। तो हम जो, अगर हमने 1 बजे खाना खाया तो हमें नेक्स्ट फूड इनटेक आफ्टर 3 to 4 आवर्स ही करना चाहिए। तो उसी के बाद हमारा स्टमक एम्प्टी होता है, उसी के बाद हमें भूख की संवेदना आती है। अगर यही भूख की संवेदना 2 घंटे में आ रही है, तो इसका मतलब है ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, यहाँ पे आपको सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए खुद को। और उल्लंघन करने की वजह से भी सेल्फ कंट्रोल आता है। देन नेक्स्ट विल कम हॉट वाटर। अभी कोरोना का पीरियड गया, सब लोगों ने गर्म पानी पी पी के दिन निकाले हैं। कुछ भी हो गया, गर्म पानी पियो, सुबह गर्म पानी, शाम को गर्म पानी। मई के पूरे गर्मी में भी लोगों ने गर्म पानी पिया है। इनफैक्ट ये गर्म पानी से काफी हेल्प भी किया है, कोरोना क्योर होने में भी हेल्प किया है। जैसे कि हॉस्पिटल्स में भी अगर पेशेंट एडमिट हो रहे थे उनको भी हॉट वाटर ही दिया गया था, तो उसके वजह से कोरोना कंट्रोल होने में काफी हेल्प हुई थी। तो गर्म पानी से होता क्या है? सबसे पहले तो अग्नि बढ़ती है, जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में अग्नि मंद हो रही होती है, कम होती है, तो वो अग्नि बढ़ने का काम गर्म पानी से होता है। देन आम पचन। देन फैट मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है यहाँ पे। है ये हमें हमेशा से पता है या पहले से पता है, अगर आपको वजन कम करना हो तो आपको पूरे दिन गर्म पानी पीना चाहिए, या फिर ये मॉर्निंग में उठ के गर्म पानी नींबू के साथ पी रहे तो भी उससे वजन कम हो रहा है, ये तो जनरली कॉमनली सब लोग यूज ही करते हैं। लेकिन अगर ये पानी पूरे दिन भर गर्म पानी पी रहे हैं तो उससे बेनिफिट्स और भी ज्यादा होंगे। तो उसके बाद पानी पीते रहने की वजह से हाइड्रेशन होता है, बॉडी का डिहाइड्रेट नहीं होती, और गर्म पानी से कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है। तो आपको दिन भर गर्म पानी पीना है। है ना? अभी हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स देखेंगे सबसे पहले। तो उसकी वजह से अग्नि भी अच्छी रहती है, आम का भी पचन होता है, एंड बॉडी को नरिशमेंट भी मिलता है। अगर डाइट डाइट कर रहे हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं, तो उसके वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉडी को नरिशमेंट ही ना हो, जो रिक्वायरमेंट नरिशमेंट है वो भी कम हो जाए। तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने हैं।
तो वो रूल्स क्या है वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे। द फर्स्ट थिंग्स कम अर्ली डाइज वर्म एंड उष्ण फूड। अगर खाना खाने बैठे हैं तो खाना गर्म होना चाहिए। गर्म खाने के वजह से खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है, वो टेस्टी लगता है, उससे भूख बढ़ती है और कफ मेद और वात कम होता है। उसके बाद खाना स्निग्ध होना चाहिए। अभी हम लोगों ने एक लक्षण देखा था हाइपोथायराइड में, स्किन एंड हेयर ड्राई होते उसके साथ ब्रिटल भी होते हैं, नेल्स ड्राई होते हैं। तो हम यहाँ से हम लोग पूरा फैट कंटेंट अगर निकाल दे अपने खाने में से, तो वो पूरा खाना ड्राई हो जाता है और बॉडी को थोड़े से फैट कंटेंट की ज़रूरत होती है। तो हमारा खाना स्निग्ध होना चाहिए। मतलब आपको काऊ घी यूज करना है, और मार्केट में जो मिल रहा है उसका काऊ घी जो बनाने का है वो प्रोसेस अलग रहती है वो। तो वैसे नहीं जैसे कि हमारे घर पे बनता है, दूध से दही, दही से छाछ, छाछ से लोनी, लोनी से तुप, मतलब घी जो बनता है। ये इस प्रोसेस से जो घी बन रहा है उस पे अग्नि संस्कार भी अच्छे से हो रहे हैं, तो आपको वो घी दिन में हर मील के साथ 1 चम्मच, मतलब एट द मैक्स दिन में 2 चम्मच तो आपको लेना ही है। तो अगर खाना स्निग्ध होता है तो वो अग्नि बढ़ाता है। जैसे कि हवन हवन कुंड में हम लोग घी डालते हैं तो कैसे अग्नि बढ़ती है, उसी तरीके से अगर घी खा रहे या फिर खाना स्निग्ध हो तो वो अग्नि बढ़ते हैं। उसी के साथ साथ बॉडी की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। ओके, इससे ब्यूटी, खूबसूरती बढ़ती है, एंड स्किन की और हेयर की हेल्थ भी अच्छी रहती है अगर खाना हमारा स्निग्ध होता है तो। फिर उसके बाद जो भी खाना खा रहे हैं उसकी क्वांटिटी प्रॉपर होनी चाहिए। खाना कितना खाए ये हमें हमेशा सवाल रहता है। समटाइम्स पीपल से मैं तो सिर्फ 2 ही रोटी खाता हूँ सुबह और थोड़ा सा राइस खाता हूँ। समटाइम्स पीपल से नहीं नहीं, मुझे 4-5 रोटी तो लगती है। तो हर एक इंसान की कैपेसिटी अलग होती है। तो जो भी अपनी पेट पेट होता है उसकी जो शेप है उसके हम लोग 3 पार्ट्स करने हैं हमारे स्टमक के। तो उसमें से 1/3 आपको सॉलिड फूड खाना है, 1/3 लिक्विड फूड खाना है, और उसमें से 1/3 गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशंस के लिए एम्प्टी रखना है। उसके साथ साथ स्टमक के जब भी मूवमेंट्स हो तो उसमें खाना अच्छे से चर्न होना चाहिए, मूव होना चाहिए, उसके लिए हमें 1/3 पोर्शन एम्प्टी रखना है। मतलब आप ये जब भी खाना खाने बैठे तो यहाँ तक फुल होने तक या फिर बहुत डकार आने तक आपको खाना नहीं खाना है, उससे थोड़ा सा कम खाना है ताकि गैस्ट्रिक जूस के जो सिक्रेशंस है, गैस्ट्रिक सिक्रेशंस है, वो पेट में आने के लिए वहां पे जगह रहे। तो ऐसे अगर खाना खा रहे हैं तो वो इनडाइजेशन नहीं होगा, उसके बॉडी उसके पेट में खाना अच्छे से मूवमेंट होके अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। देन ईटिंग मोर, अगर इस क्वांटिटी से हम लोग इससे ज्यादा खाना खा रहे हैं तो इनडाइजेशन होने के चांसेस है। अभी हाइपोथायरॉइड जो देखा है वो ओवर ईटिंग की वजह से या फिर इम्प्रॉपर ईटिंग के वजह से, अग्नि होने से हाइपोथायरॉयडिज्म के संप्राप्ति या फिर लक्षण शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ज्यादा खा रहे हैं तो नौशिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, लूज मोशन, एसिडिटी, हेडेक जैसे होता है। देन वेट गेन, देन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे कि हाइपोथायराइड, टाइप 2 डायबिटीज, या फिर चने पे सांस फूलना, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं अगर आप डेली एक्स्ट्रा खा रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो। एक दिन ओवर ईटिंग करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन डेली अगर किसी का खाना ज्यादा हो रहा है तो उनमें वेट गेन जैसे या फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स दिखाई देते हैं। देन ईटिंग लेस, हाइपोथायराइडिज्म में और एक बेसिक रीजन है कि आयोडीन की मात्रा कम होना है। अगर खाने में से हम लोग नमक ही निकाल देते हैं, पेशेंट्स नहीं नहीं इससे नमक कम खाना है, उससे नमक कम खाना है, या फिर खाना ही कम करे, तो वहाँ पे आयोडीन की भी मात्रा कम जाती है पेट में, तो उससे भी हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। उसके साथ साथ स्किन का, हेयर का माल न्यूट्रिशन होता है, मतलब उसकी नरिशमेंट कम होती है। उसके वजह से एजिंग के साइन, अर्ली एजिंग के साइन दिखाई देते हैं, जैसे कि झुर्रियां आना, बाल सफेद होना, हेयर फॉल, टायर्डनेस, जॉइंट पेन, ये सब जो साइन सिम्टम्स है वो सब अर्ली एजिंग के हैं, वो जल्दी दिखाई देते हैं अगर आपका डेली की खाने की क्वांटिटी कम हो तो। फिर अप्रोप्रिएट प्लेस एंड यूटेंसिल,
अगर खाना खाने बैठे हैं तो कहाँ बैठे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी तो पहले के ज़माने में घर बड़े होते थे, टॉयलेट बाथरूम सब पीछे दूर होते थे, लेकिन अभी हम लोग फ्लैट सिस्टम में है, तो यहाँ पे हमारे टॉयलेट बाथरूम घर में ही होते हैं। तो जहाँ पे भी हम लोग खाना खाने बैठे तो टॉयलेट या बाथरूम के बाजू में नहीं बैठना है। देन मेन डोर के बाजू में नहीं बैठना है, क्योंकि टॉयलेट बाथरूम से बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे नहीं बैठना है। मेन डोर के बाजू में बैठेंगे तो वहां से बाहर से लोग आते हैं, उनके पैरों से पे लग के धूल मिट्टी आती है, तो वो खाने में जा सकती है, तो इसलिए हमें वहां पे नहीं बैठना है। देन खाने के लिए बर्तन कौन से यूज करने हैं? तो स्टेनलेस स्टील, ग्लास, कॉपर, ब्रास, गोल्ड, सिल्वर के यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक यूज नहीं करना है। देन वी विल गो टू डायरेक्टली नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ईटिंग फास्ट। अगर खाना फास्ट तेजी से खा रहे हैं, जैसे पहले हम लोग अभी बोला था कि खाने का समय 15 to 30 मिनट्स होना चाहिए। कोई कोई लोग होते हैं जो कि खाना एकदम 5 मिनट में 10 मिनट में फिनिश कर देते हैं। ऐसे ही फास्ट खा रहे हैं तो खाने का सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, उसमें से क्वांटिटी भी ज़्यादा खाई जाती है, क्योंकि जब तक हमें फुलनेस की फीलिंग आती है तब तक हम उसके ऊपर और खाना खा लिया जाता है, तो खाने की क्वांटिटी ज़्यादा जाती है। अगेन इट लीड्स टू इंडाइजेशन। ईटिंग स्लो, पहले अभी डिस्कस किया था, अगर 50 मिनट्स तक खाना खा रहे हैं या फिर मोर देन 50 मिनट्स के खाना खा रहे हैं, तो जो पहले खाया हुआ जो खाना है उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है, और उसके ऊपर फिर अन डाइजेस्टेड फूड मतलब फ्रेश फूड डालते हैं, तो वो डाइजेशन को हैम्पर करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन मील। जब भी खाना खा रहे हैं तो सबसे ज्यादा हमें खाने पे ही ध्यान देना है। अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो हम खाना पंच ज्ञानेंद्रिय से खाते हैं। पंच ज्ञानेंद्रिय मतलब 5 सेंस ऑर्गन्स, तो उससे हम खाना खा रहे हैं। आंखों से खाना देखते, नाक से खाना सूंघते, हाथ से टच कर रहे हैं। अगर क्रिस्पी फूड खा रहे हैं तो उसका क्रिस्प हम कान से सुनते, और सबसे इम्पोर्टेंट जीवा से, टंग से उसकी टेस्ट महसूस करते हैं। तो हम खाना पंच ज्ञानेंद्रिय से खाते हैं। अभी के सिस्टम में टीवी देखते हुए खाना खाना, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए खाना खाना, तो उसमें से आंखों से जो खाने की तृप्ति होती है वो मिस हो जाता है वो पॉइंट, तो खाने पे फोकस करके खाना चाहिए। देन eat according to your requirement and body type और diseases। अभी हाइपोथायराइड की पेशेंट्स में जो भी खाने से कफ बढ़ रहा है या फिर मेद बढ़ रहा है वो हमें अवॉइड करना है। अगर ऐसा खाना खा रहे हैं तो उससे अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। उसी के साथ साथ स्वीट्स खा रहे हैं या फिर मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स है। मिल्क प्रोडक्ट्स में दूध, जो कि गाय का दूध है, वो छोड़ के बाकी एवरी प्रोडक्ट फ्रॉम मिल्क कम्स अंडर मिल्क प्रोडक्ट्स, तो वो खाना नहीं है। देन फ्रूट्स जैसे कि बनाना, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, जिससे कि हमारा वजन बढ़ता है, तो ऐसे फ्रूट्स यहाँ पे नहीं खाने। तो हर एक पेशेंट ने अपने अपने बॉडी टाइप के या फिर रिक्वायरमेंट को सोच के खाना खाना चाहिए। जिसके वजन ज़्यादा है तो उनको ये अवॉइड करना चाहिए। हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट को भी ये अवॉइड करना चाहिए। चलो, अब यहाँ तक तो हम लोगों ने बेसिक रूल्स देख लिए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या खाना है कैसे खाना है। लेकिन हाइपोथायराइड के पेशेंट को रेगुलरली फूड में क्या चीज़ें होनी चाहिए, छोटी छोटी से हमारे डेली डाइट में ऑलरेडी है, लेकिन समवेयर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए हम लोग हमारा डेली वाला खाना भूल रहे या फिर उसको पीछे छोड़ रहे। हमारे दादा दादी के ज़माने में या फिर उससे पहले वाले ज़माने में थायराइड प्रॉब्लम इतनी नहीं दिखाई देती थी जितनी अभी दिखाई दे रही है। अभी उसका रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसका बेसिक वन ऑफ द रीजन ये भी है कि हम लोग हमारे कल्चर को पीछे छोड़ रहे हैं या फिर हमारे इंडियन फूड को अवॉइड कर रहे हैं, और हम लोग ज़्यादा जंक फूड की तरह या फिर इटालियन, मैक्सिकन, चाइनीज, इनके ये सब खाना खाने जा रहे हैं। तो वो हमें कम करना है। तो इसके लिए बेसिक जो चीज़ें हैं कि एक बार मैं बोल देती हूँ कि हमारे खाने में ये डेली के बेसिस पे होने चाहिए, लेकिन इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। जैसे कि घर में अगर सब्जी बना रहे तो उसमें छोंक दे रहे तो छोटे से मात्रा में हम लोग जीरा यूज करते हैं, तो उसकी मात्रा उतनी ही होनी चाहिए, ना कि दिन में 4 चम्मच जीरा खा लिया या फिर बहुत ज्यादा अदरक खा लिया। ऐसे नहीं, जो रेगुलर है उसी मात्रा में खाना है, लेकिन इसको अवॉइड नहीं करना है। अगर इटालियन मैक्सिकन फूड खाते तो उसकी वजह से हमारा जो ये रेगुलर खाना है वो स्किप हो जाता है।
तो इसलिए यहाँ पे क्या क्या रेगुलरली खाना है वो एक बार मेंशन कर देती हूँ। जिंजर। जिंजर, अगर यही जिंजर सुखाते हैं, उसकी पाउडर करते हैं, तो उसको शुंठी बुलाते हैं, हिंदी में उसको सौंठ बोलते हैं, मराठी में सूंठ बोलते हैं। तो ये जिंजर है, ये अग्निवर्धन का काम करता है। उसी के साथ वेट लॉस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर अदरक खा रहे हैं तो उससे वेट लॉस अच्छे से होता है। सुबह की चाय पी रहे, वो अदरक के उसमें अदरक डाल डाल के चाय पी रहे, हाँ, तो उसकी वजह से अग्नि की वर्धन होते हैं, तो उसके बाद जो भी खाते हैं, खाना खा रहे हो, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा होता है। उसी के साथ साथ जिंजर से फाइबर की भी मात्रा अच्छे से मिलती है, तो कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है जिंजर से, शॉर्ट से। उसके बाद ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर हमारे खाने में है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो एसिडिटी होने के चांसेस रहते हैं। तो दिन के 1 या 2 ब्लैक पेपर आपके रेगुलर खाने में होने चाहिए। देन काउस प्योर घी। हाँ, जैसे पहले बोला कि आहार स्निग्ध होना चाहिए, तो उसके लिए हमें तेल का नहीं, घी का यूज करना है। तो ये जो घी है वो प्योर होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी जो मार्केट में मिलता है वो प्योर हो या इसकी गारंटी नहीं है, और वो गाय के दूध से बना हुआ होना चाहिए। देन टर्मरिक। टर्मरिक हरिद्रा संस्कृत में उसको बोलते हैं। ये जो है लेखन कर्म करती है। लेखन मतलब बॉडी में जो एक्सेस फैट्स जमा हो गया है, उसको स्क्रैप करके निकालने का काम है, वो हल्दी करती है। वो यही हल्दी है, कफ कम करती है। जनरली अगर हमें सर्दी खांसी हो, चेस्ट में कंजेशन हो, कफ बढ़ गया हो, तो वहाँ पे हम हमारे ट्रेडिशनली हमें हल्दी का दूध देते हैं, गरम हल्दी का दूध देते हैं, तो उसके वजह से कफ कम होता है। तो ये जो कफ कम करने का काम है, वो लेखन करने का काम है, वो हल्दी करती है। तो इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल इन हाइपोथायरॉयड पेशेंट। उनका वजन ज्यादा रहता है, तो उसका फैट्स कम करना है या फिर कफ करने का कम करने का काम है, यहाँ पे टर्मरिक करेगी। उसी के साथ साथ टर्मरिक में एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा रहते हैं। जितने एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा कंज्यूम हो गए, तो उतनी ही हार्मोन्स हार्मोन्स के लेवल मैनेज होने में या फिर हार्मोन्स के फंक्शनिंग में हेल्प होती है। देन ब्लैक क्यूमिन। ब्लैक क्यूमिन मतलब जीरा, काला जीरा जो है वो। इट इंक्रीजेस सीरम T3 कॉन्सेंट्रेशन एंड डिक्रीजेस एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज। ठीक है। हाइपोथायराइड इज ऑल्सो ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून मतलब क्या होता है, अपनी ही बॉडी के किसी ऑर्गन के खिलाफ में एंटीबॉडीज तैयार करने लगती है। तो अगर जीरा का इंटेक अच्छा हो, वो भी स्पेसिफिक काला वाला जीरा जो है, तो उससे T3 हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने में हेल्प होती है। देन जो एंटीबॉडीज थायराइड के अगेंस्ट बॉडी बना रही है, तो वो कम होते हैं ब्लैक क्यूमिन से। और यही ब्लैक क्यूमिन है, वो हमारा डाइजेशन इंप्रूव करता है, अग्नि की वर्धन करता है। तो धात्वाग्नि भी उसके बाद वर्धन होती है, बढ़ती है धात्वाग्नि। तो इट विल हेल्प टू रिड्यूस वेट ऑल्सो। देन हींग एज अ फोर्टिडा। ये तो हमें सबको पता है, जब भी गैसेस होते हैं, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, आम आम होता है, मतलब इनडाइजेशन होता है, तभी हींग का सेवन करते हैं। तो ये हींग हमारे खाने में हमेशा और डेली होना चाहिए। देन कार्डेमम, इलायची। इलायची एक है जो कि मूड एनहांसर करके भी काम करती है। मोस्टली हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में मूड लो होता है, उनको डिप्रेस नहीं, उत्साह नहीं होता है उनमें, एनर्जी कम होती है, तो वहाँ पे कार्डेमम काम करेगा, इलायची काम करेगी। वो मन पे भी काम करती है, उसी के साथ साथ ये भूख बढ़ाने का भी काम अच्छी करती है। देन सिनामम मतलब दालचीनी। हाँ, दालचीनी है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करती है। इसमें जब भी वेट गेन होता है या फिर वजन ज्यादा होता है, तो वहाँ पे हमें बॉडी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करनी चाहिए रहते। तो यहाँ पे ऐसा खाना चाहिए जिससे कि बॉडी में खून की ग्लूकोज की मात्रा कम हो। तो दालचीनी इज वन ऑफ दैट सच इंग्रेडिएंट, जिसके वजह से खून में से ग्लूकोज की मात्रा कम होती है। फिर ये दालचीनी कोलेस्ट्रॉल कम करती है एंड इंक्रीजेस रेगुलेटरी टी सेल्स।
ये जो टी सेल्स बढ़ते हैं वो अगेन ऑटो इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं। मतलब ऑटो इम्यूनिटी की वजह से जो थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं, हाइपोथायराइड होता है, तो उसको कम करने के लिए दालचीनी विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। दालचीनी से वजन कम हो रहा है, शुगर कंट्रोल हो रही है, अग्नि बढ़ रही है, फूड डाइजेस्ट अच्छे से हो रहा है, कहीं पे अगर पेन हो रहा है या फिर सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, तो वो भी यहाँ पे कम हो रही है, और ये ऑटो इम्यूनिटी भी सप्रेस करने में मदद करता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दालचीनी का अगर इंटेक रहेगा दिन आपके खाने में, डेली के खाने में, दैट इट विल हेल्प अ लॉट। और दालचीनी कितनी खानी है? अगर पाउडर ले रहे तो दिन में 1-2 पिंच, दैट्स इट। अगर पूरा फैमिली का खाना बन रहा है तो एक 4 लोगों के लिए सब्जी बन रही है, तो उसमें से इतना सा आधे से 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा आपको एक बार के सब्जी में डालनी है, उससे ज्यादा आपको दालचीनी कंज्यूम नहीं करनी। देन अजवाइन, दैट इज ओवा। आगे एंड में एक रेसिपी भी देखेंगे, उसमें अजवाइन का इस्तेमाल मैंने किया है रेसिपी में। तो ये अजवाइन है, ये भी हमें ट्रेडिशनली पता है, अगर गैसेस हो रही, इंडाइजेशन हो रहा है, बच्चों में भी इंडाइजेशन हो रहा है, तो वहाँ पे भी अजवाइन का यूज करते हैं। जितना अग्निवर्धन करेंगे, अग्नि रेगुलर करेंगे, और उसके वजह से डाइजेशन अच्छा होगा और हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण कम होते जाएंगे। देन फ्लैक्स सीड्स, इसी को अलसी बोलते हैं। देन जवस इन मराठी, अतसी इन संस्कृत। ओके, तो इसमें सबसे होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फैट्स होते हैं। ये जो है थायराइड के फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। तो थायराइड का फंक्शन अच्छे करने के लिए हमें फ्लेक्स सीड्स खाने हैं। अभी फ्लेक्स सीड्स कितने खाने हैं, तो इसकी भी अमाउंट दिन मॉर्निंग में 1 टीस्पून एंड इवनिंग में 1 टीस्पून, इतने ही फ्लेक्स सीड्स खा सकते हैं एक दिन में। तो ये थायराइड के फंक्शंस को भी सपोर्ट करेगा। उसी के साथ साथ ये कफ और फैट्स कम करने के लिए भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर सिर्फ फ्लेक्सीड का कंजम्पशन मॉर्निंग इवनिंग 1-1 टीस्पून होता है, तो उससे भी फैट्स अच्छे से कम होते हैं। वजन कम करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। देन गार्लिक, गार्लिक मतलब अपना लहसुन जो रेगुलर है, वो तो सबको ही पता है कि उससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो ये हाइपोथायराइड के पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, फैट्स ज़्यादा रहते हैं, तो वो यहाँ पे गार्लिक कम कर रहा है। तो गार्लिक रेगुलरली डेली खाने की वजह से वजन कम होता है, फैट्स कम होता है, एंड अग्नि बढ़ती है, अगेन डाइजेशन इंप्रूव होता है यहाँ पे। उसके साथ ही गार्लिक जो है स्निग्ध होता है, हमें खाना स्निग्ध होना चाहिए, तो गार्लिक में जो स्निग्धता होती है उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि सब हेयर ब्रिटल हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, तो उसके वजह से गार्लिक जो है स्लाइटली स्निग्धता प्रोवाइड करेगा। पूरे बॉडी की रिक्वायरमेंट ये कंप्लीट नहीं करेगा, लेकिन काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे जो भी हमने ईट रेगुलर में जो भी कंटेंट्स देखे हैं, तो उसका बेसिक जो यूज है कि वेट लॉस के लिए, उसके बाद थायराइड फंक्शन इंप्रूव करने के लिए, देन ऑटो इम्यून, अगर थायराइड की डिसीज हो, हाइपोथायराइड हो, तो उसमें ऑटो इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस करने के लिए ये सारे कंटेंट यूजफुल है। तो आपको इसे अपने डेली खाने में रखना ही है। इसमें से बहुत सारी इजी से रेमेडीज या फिर छोटे छोटे रेसिपीज जो बता रही हूँ, जो खाने के वजह से आपकी डाइजेशन इम्प्रूव होगा। एंड ये ऊपर वाले सब कंटेंट है, उसमें से ही कंटेंट यहाँ पे भी लिए गए हैं, तो उसे वेट लॉस के लिए भी इट विल बी हेल्पफुल। देन फ्लेक्स सीड चटनी, ये महाराष्ट्र में भी बहुत खाते हैं। फ्लेक्स सीड के साथ इसमें लाल मिर्च होती है एंड गार्लिक होता है। ये सब मिक्स, फ्लेक्स सीड्स को पहले रोस्ट करके लेते हैं, देन ये मिक्सर पे ग्राइंड करके इससे चटनी बनाते हैं। अगर ये चटनी भी आपके खाने में डेली हो, तो आपको अलग से फ्लेक्स सीड खाने की ज़रूरत नहीं है, एंड ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा और गार्लिक और फ्लेक्स सीड्स का, तो वो आपको हेल्प करेगा। देन थायराइड में, हाइपोथायराइड में जनरली कॉन्स्टिपेशन रहता ही है। अगर अग्नि मंद हो या फिर अग्नि की दृष्टि हो, तो उन पेशेंट में जनरली कॉन्स्टिपेशन दिखाई देता है। हम लोगों ने इतने सारे रेमेडीज देखे या फिर कंटेंट्स देखे जिससे कि अग्नि ठीक हो,
लेकिन उसमें से कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं देखा जिससे डायरेक्टली जो पेट साफ करने के लिए हेल्पफुल कर रहेगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग हमें ऐसे कंटेंट बताऊंगी, जैसे कि जनरली हमें पता है कैस्टर ऑयल, जो कि जिसकी स्मेल बहुत ज़्यादा आती है या फिर जो स्टिकी होता है, तो खाने के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारे पेशेंट इजीली भी उसको स्वॉलो कर लेते हैं चाय के साथ या गर्म पानी के साथ, लेकिन पेशेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि वो नहीं खाया जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल हमें रोटी में मिला के खाना है। जैसे कि ज्वार की रोटी बना रहे, बाजरा रोटी बना है, रागी बना रहे, उसका जब भी आटा गूंथते हैं उसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करना है। तो उससे पेट अच्छे से साफ होगा, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलेगा। देन castor oil is a best iron is a best hub for वात प्रकोप। तो यहाँ पे कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो उससे वात का भी शमन होने वाला है। त्रिफला पाउडर विथ हनी ट्वाइस अ डे, हाफ हाफ टी स्पून ऑफ त्रिफला पाउडर लेना है, उसको हनी के साथ दिन में 2 बार खाना है। तो इट विल हेल्प इन वेट लॉस, अग्निवर्धन करेगा, भूख बढ़ाएगा, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करेगा। उसी के साथ साथ ये भी पेट साफ करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। त्रिफला में मेनली 3 फ्रूट्स आते हैं, आमल की, आवड़ा, हिरडा और बेहड़ा। आमल की, हर एक की और बीबी तक। ये जो त्रिफला की पाउडर लेंगे तो ये फाइबर भी अच्छे से प्रोवाइड करेगा, तो बॉडी की जो फाइबर की रिक्वायरमेंट है वो भी अच्छे फुलफिल हो जाएगी। अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि फाइबर फाइबर बार बार क्यों आ रहा है। तो फाइबर का कंसेप्ट ऐसा है कि फाइबर अगर खाने में होगा तो वो एक तो पेट साफ होगा, मल फॉर्म होने में या फिर स्टूल फॉर्म होने में वो हेल्प करता है, क्वांटिटी देता है। उसके साथ साथ फाइबर डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो अगर खाना खा रहे हो उसमें फाइबर हो तो वो हाँ, ज़्यादा देर तक पेट में रहते हैं, फिर नेक्स्ट हमारा जो भूख है वो स्लोली लगती है, फिर देर से लगती है। इसलिए खाने में फाइबर होने चाहिए। देन सॉफ्ट मिक्सचर बहुत बार घर पे होता है या फिर होटल्स में देखते हैं कि खाना खाने के बाद वहाँ पे सौंफ दी जाती है, लेकिन सौंफ जो होती है वो भूख बढ़ाने का काम करती है, तो हमें ये बिफोर मील खाना है। तो सौंफ मिक्सचर बिफोर फूड हम लोग खा सकते हैं। तो इसमें आता है सौंफ, आता है सीसम मतलब तिल, देन फ्लैक्स सीड्स, अजवाइन दैट इज ओवा, पंपकिन सीड्स एंड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। ये जो मिक्सचर बनाते हैं उसको खाने से पहले खा लेते हैं तो उससे अग्नि का वर्धन होता है। अग्नि अच्छे से बढ़ेगी तो जो भी खाना खाएंगे वो डाइजेस्ट होगा। सेम काम करेगा जिंजर एंड जैगरी। आयुर्वेद में बताया गया कि खाना खाने से पहले 1/2 इंच या फिर छोटा सा 1 से 1.5 सेंटीमीटर का जिंजर का टुकड़ा लेना है। उसके साथ छोटा सा जैगरी मिक्स करना है, या फिर जैगरी नहीं, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक, सेंधव नमक डालना है। नमक और जिंजर अगर खाने से पहले खाते हैं तो उससे भूख अच्छे से बढ़ती है और खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। देन चड़ंगोदक, अगर मोस्टली हाइपोथायराइड में आम तैयार होता है, डाइजेशन हैम्पर होता है, जो भी आम तैयार होता है वो पूरे बॉडी में फैल जाता है, तो वहाँ पे चड़ंगोदक का इस्तेमाल करना है। उसमें आता है मुस्ता, परपटक, उषित, चंदन, उदीच्य, शुंठी। ये उसके कंटेंट है। आपके आसपास कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो उनके पास जाके आप ये ले सकते हैं। इसके पैकेट्स मिलते हैं, तो उसमें से आपको 1 चम्मच पाउडर लेनी है, और एक 1/4 चम्मच अगर पाउडर ले रहे तो 2 कप पानी में डालना है, उसको उबालना है और हाफ रहने तक करना है। ऐसे अगर 1 कप हो गया तो सेम क्वांटिटी में 2 लीटर पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच चूरन डालना है, षडंग दो ये कॉम्बिनेशन है जो पाउडर का वो डालना है, उसको उबालना है, वो 1 लीटर है हो जाए तब तक 1 लीटर तक उसको उबालना है, 1 लीटर हो जाने तक वो छान के लेना है और वार्म पीना है। इससे डाइजेशन इम्प्रूव होगा, फैट मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा, वेट लॉस होगा इससे। उसी के साथ में भूख भी बढ़ेगी, बॉडी एक हो रहा है वो कम हो जाएगा, उत्साह बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी। इसी के साथ अगर खाने में देखा जाए तो ड्रम स्टिक की सब्जी खा रहे तो वो बेनिफिशियल होती है। देन आफ्टर लंच आपको छाछ पीना है, जस्ट हाफ ग्लास ऑफ छाछ, अगर वो मसाला छाछ है
तो ऊपर हम लोगों ने जो भी देखे कि काली मिर्च है या फिर अजवाइन है, जीरा है, इसके पाउडर डाल के छाछ पी रहे तो वो भी बेनिफिट करेगा। देन जनरली इसमें हमें ग्लूटेन फ्री डाइट देखनी है। ग्लूटेन कहाँ से आता है? तो मैदा या फिर व्हीट। मैदा से सबसे ज्यादा ग्लूटेन आता है, तो जो भी मैदे से बने हुए चीजें वो आपको नहीं खाने। उसमें बेकरी प्रोडक्ट्स मेनली आते हैं, जैसे पिज्जा, ब्रेड, खारी टोस्ट खाते हैं, जो बटर खाते हैं, ये सब ग्लूटेन से बने रहते, तो मैदे से बने रहते, तो उसमें ग्लूटेन की मात्रा ज्यादा होती है। ये जो ग्लूटेन होता है वो मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो कर देता है। पहले से हाइपोथायरॉयडिज्म है, बॉडी मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो ग्लूटेन से वो और भी स्लो होता है। तो उसी के साथ साथ ये अग्नि भी इससे दुष्ट होती है, अग्नि की भी दुष्टि होती है, इसलिए हमें खाना ग्लूटेन फ्री रखना है। इसी के साथ प्रॉपर स्लीप एंड मेडिटेशन भी इम्पोर्टेंट है। अभी खाने में हम लोगों ने कुछ रेसिपीज देखी छोटे छोटे, तो अब वो आपको कंज्यूम करने हैं। उसके ऊपर हम पहले देखा कि सम इंग्रेडिएंट्स देखे थे, जिसे डेली खाने में रखेंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल। ये तो खाना हो गया, लेकिन प्रॉपर स्लीप एंड मेडिटेशन उतना ही जरूरी है हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट के लिए। यहाँ पे अभी हम लोगों ने इतना सब कुछ देखा, इंग्रेडिएंट्स देखे, डाइट देखी, तो उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या है? इससे सिर्फ वेट लॉस होता है, हाइपोथायराइड के पेशेंट्स में यूजफुल है, लेकिन उसी के साथ साथ बाकी के जो बेनिफिट्स क्या क्या मिल रहे हैं वो यहाँ पे देखेंगे। टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस जो है, डायबिटीज है, उसमें शुगर कंट्रोल होता है अगर ये सब इंग्रेडिएंट्स खाते हैं। हाइपरलिपिडिया मतलब बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम होता है, इससे लीवर का फंक्शन इंप्रूव होता है, भूख बढ़ती है, रिड्यूसेस बॉडी वेट एंड बॉडी मास इंडेक्स जो कि बीएमआई है वो इम्प्रूव होता है। देन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या फिर हाइपोथायरॉयड है, तो उसमें ये इंग्रेडिएंट्स से हेल्पफुल होता है। इसी के साथ साथ हाइपोथायरॉयड में इम्यूनिटी थोड़ी लो होती है, बिकॉज बॉडी का न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, फटीग होता है, वीकनेस होता है, तो यहाँ पे इम्यूनिटी भी लो होती है, तो फटक से कोई भी इन्फेक्शन लग जाता है। सर्दी ज्यादा होती है, खांसी ज्यादा होती है, इन्फेक्शियस डिसीज ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो ऊपर जो भी हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स देखे हैं उनकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी है। तो जैसे कि हल्दी देखा, जिंजर देखा, अगर ये हमारे डेली के खाने में हो तो इम्यूनिटी भी बूस्ट होने में हेल्प करती है। उसी के साथ साथ दिस इंग्रेडिएंट्स विल एक्ट एज अ एंटी माइक्रोबियल, तो उससे बाकी के जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो अवॉइड होते हैं। अभी ये हो गया। देन मील टाइमिंग्स, जैसे सुबह कितने बजे उठते, उठने के तुरंत 1 घंटे बाद हमें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। तो योर ब्रेकफास्ट टाइम शुड बी 7 to 9। देन 9 बजे तक अगर ब्रेकफास्ट हो रहा है तो उसके कम से कम 3 घंटे बाद आपका लंच टाइम होना चाहिए, जैसे कि 12 to 1। देन इवनिंग टी अगर लेने वाले हैं तो उसके 3 घंटे, लंच के 3 घंटे बाद 4 to 5, और डिनर है वो 8 to 9 के बीच में होना चाहिए। अगर यहाँ पे ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं तो सीधे 10:30 से 11 बजे तक या फिर 9 to 11 के बीच में लंच कर सकते हैं। अगर 9 to 11 के बीच में लंच कर रहे हैं तो दिस इज द पीक टाइम, यहाँ पे सबसे ज्यादा भूख लगती है। जब भी हम लोग ब्रेकफास्ट लेने जाते हैं तभी सबसे ज्यादा भूख लगी रहती है। अगर उसी समय में लंच हो गया तो लंच की क्वांटिटी अच्छी रहती है एज कम्पेयर टू ब्रेकफास्ट, तो हमारा जो नेक्स्ट भूख लगती है या फिर नेक्स्ट फूड टाइम होता है वो 5 to 6 आवर्स बाद होता है। मतलब यहाँ पे एक खाना तो वैसे ही ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप हो गया। देन लंच होता है, अगर लंच 9-10 बजे कर रहे हैं तो उसके 6 घंटे बाद वापस भूख लगेगी। वहां पे अगर हम लोग डिनर डाल देते अराउंड 5 to 6 या फिर 6:37 o'clock को अगर डिनर करे, तो उसके बाद वापिस नाइट वाला जो खाने का टाइम है वो स्किप हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स मील हो गया, एक तो 10 बजे मॉर्निंग में खा लिया और सुबह 6 बजे खा लिया। अगर इन बिटवीन आपको भूख लग रही है तो आप एक हाथ फ्रूट खा सकते हैं और रात को सोने से पहले दूध ले सकते हैं। तो यहाँ पे खाने के टाइमिंग भी स्किप हो जाते हैं, और जनरली देखा गया है या फिर पेशेंट्स भी कंप्लेन करते हैं कि क्या करें, जैसे ही घर पे आते हैं 6 बजे 7 बजे हमें बहुत तेजी से भूख लगती है।
हाँ, तो यहाँ पे खाना स्नैक्स कुछ तो खा लेते हैं, फिर बाद में भूख ही नहीं लगते, तो भूख नहीं लगती उसके बाद भी अगर खाने का समय हो गया, 9 बज गए, 9:30 बजे, घर पे लोग बोलते हैं खाना खाने लगो और सब पैकअप करना है तो खाना जल्दी खाओ, तो 9 बजे खाना खा लेते हैं। लेकिन अगर ये 7 बजे खाया हुआ खाना डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है, उसके ऊपर 9 बजे खा रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे इनडाइजेशन होगा। तो 6 से 7 बजे ही हमारा अगर डिनर कर रहे हैं, तो 10, 10:30 बजे थोड़ी सी हल्की सी भूख लग सकती है, तो वहां पे दूध पी लेना है। तो ट्राई टू अवॉइड इवनिंग स्नैक्स। देन 10, 10:30 बजे भूख लगती है। और यहाँ पे और एक बेनिफिट होता है कि अगर 7 बजे खाना खा रहे हैं, तो खाना डाइजेस्ट होता है 2-3 घंटे में। उसके बाद 10 के बाद अगर सोने जा रहे हैं, तो वो भी ऑन टाइम हो जाएगा, बॉडी को रेस्ट भी अच्छी मिलेगी अगर 10, 10:30 बजे सो रहे हैं तो। यहाँ पे खाने के बीच में जो गैप होना है, गैप बिटवीन 2 मील्स शुड बी 3 to 5 आवर्स। एंड डिनर जो है 2 से 3 घंटा खाने से अ, सोने का जो समय है वो 2 से 3 घंटा बाद होना है खाने के। इसलिए अगर 7 बजे 8 बजे खाना खा रहे हैं, तो आप 10, 10:30, 11 बजे तक सो सकते हैं। इसलिए मैनेज योर फूड टाइम्स अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे अग्नि की दृष्टि नहीं होगी, आर्म फॉर्मेशन नहीं होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, अगेन इट विल हेल्प इन वेट लॉस एंड इन हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें अवॉइड क्या क्या करना है? तो कॉफी, कॉफी जो है एंडोक्राइन के सिस्टम को हैम्पर करती है, या फिर हार्मोनल लेवल को हार्मोनल लेवल के सिक्रेशंस को हैम्पर करती है, खराब करती है कॉफी। तो कॉफी अवॉइड करनी है, चॉकलेट अवॉइड करने है। मैदा अभी अभी देखा है कि इज फुल ऑफ ग्लूटेन, वो मेटाबॉलिज्म कम करना है। तो यही इसी मैदे से बने रहते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स, तो वो अवॉइड करने है। जंक फूड, फर्मेंटेड। देन यहाँ पे टोफू जो कि सोया मिल्क से बनता है, तो सोया मिल्क से थायराइड फंक्शन हैम्पर होता है, तो थायराइड हार्मोन्स के सिक्रेशन कम होते हैं, इसलिए यहाँ पे फूड ज़्यादा अवॉइड करने हैं। अभी जब भी वेट लॉस शुरू करते हैं, तो वहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रखो, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखो। तो वेजिटेरियन जो होते हैं, तो उनमें प्रोटीन इंटेक के लिए सोयाबीन खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत बार यही नहीं पता हो चलता है कि सोयाबीन से ही थायराइड हार्मोन्स की लेवल वापस कम हो जाती है। तो ये पेशेंट्स को पता नहीं होता है, इसलिए अगेन थायराइड हाइपोथायराइड बढ़ता ही जाता है। तो इसके लिए सोया से बने हुए जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे अवॉइड करने। तो टोफू इज अ पनीर लाइक थिंग मेड अप ऑफ सोया मिल्क, तो वो अवॉइड करने। देन कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम, ब्रोकोली, ये आयोडीन का एब्जॉर्प्शन में, यूटिलाइजेशन में और की जो प्रक्रिया है उसमें ये अम, वो कम करते हैं। कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम, ब्रोकोली इसके वजह से कम होते हैं, तो ये वेजिटेबल्स अवॉइड करने हैं। देन नॉन वेज जैसे कि चिकन, मटन जिसमें हाई फैट कंटेंट है, वो अवॉइड करने हैं। स्वीट्स ले सकते हैं, लेकिन वो डेली स्वीट्स नहीं खाना है। अगर डेली खा रहे हैं, तो उसे ऑब्वियसली वेट गेन होगा, शुगर कंटेंट बढ़ेंगे, तो उसको डेली अवॉइड करना है, डेली स्वीट्स अवॉइड करने हैं। देन स्टेल फूड मतलब बासी खाना, चाट आइटम्स, देन पापड़, अचार डेली के खाने में नहीं होना चाहिए। वंस इन 15 डेज अगर खा रहे हैं तो ओके, लेकिन डेली नहीं खाना चाहिए। उसके बाद हमारा कॉमन क्वेश्चन होता है कि राइस खाना है या नहीं खाना है। तो यहाँ पे जो भी राइस है, राइस खा सकते हैं इन लिटिल बिट ऑफ क्वांटिटी, लेकिन ये जो राइस है वो कुकर में बना हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कि प्रेशर डाल के कुकर में जो राइस बनता है, उससे वजन बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अगर राइस खाना है, तो आपको वो ओपन बाउल में कुक किया हुआ राइस खाना है, कुकर का राइस नहीं खाना है। देन वेट लॉस में, वेट लॉस के लिए जनरली बताया जाता है कि फेन्यूग्रीक सीड्स मतलब मेथी का दाना खाना है। ओके, मेथी के दाने खाने हैं। तो बहुत सारे पेशेंट जो है कि रात को मेथी भिगो के रखते हैं और मॉर्निंग में मेथी के दाने खाते हैं। लेकिन हाइपोथायराइड के पेशेंट में अगर ये फेनुग्रीक सीड्स का ज़्यादा इंटेक हो गया,
1-2 दाने खाने इज ओके, लेकिन सुबह सुबह उठ के 1-2 चम्मच मेथी के दाने खा रहे, तो वहां पे T3 का प्रोडक्शन कम हो जाता है मेथी के दानों से, तो वो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाने। वेट लॉस रेमेडी के लिए ठीक है, लेकिन हाइपोथायराइड के पेशेंट में वेट लॉस के लिए मेथी दाने खा नहीं सकते। देन अगर ये नहीं खाने वो नहीं खाने, देन व्हाट टू ईट इज अ कॉमन क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें खाने के लिए रोटी है, तो रोटी किससे बना सकते हैं? ज्वार है, बाजरा है, रागी है, और कभी कभी व्हीट से भी रोटी बना सकते हैं, लेकिन ग्लूटेन अवॉइड करना है। तो यहाँ पे व्हीट फ्लोर की रोटी या फिर गेहूं की रोटी कम खानी है, तो उसकी जगह पे आप ज्वार, बाजरा, रागी, नॉर्थ साइड में मक्के की रोटी बना के खाते तो वो खा सकते हैं। सभी वेजिटेबल्स खा सकते हैं एक्सेप्ट कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम, ब्रोकोली, स्वीट पोटैटो, नॉर्मल पोटैटो। जो नॉर्मल पोटैटो उससे थायराइड के फंक्शन में कुछ नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन वेट गेन हो सकता है, इसलिए वो कम खाना है। देन आप दाल है, दाल लेंटिल्स है, जैसे मूंग दाल सबसे ज्यादा खा सकते हैं। मूंग दाल इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये ब्रोकोली से भी ज्यादा अगर कोई प्रोटीन दे रहे, या फिर नॉनवेज से भी ज्यादा वेज आइटम कोई प्रोटीन दे रहा है, तो ये मूंग दाल है, तो वो आप सबसे ज्यादा खा सकते हैं। देन तूर या फिर अरहर की दाल, चना दाल, मसूर दाल, और समटाइम्स वेरी रेयरली उड़द दाल खा सकते हैं, बिकॉज उड़द दाल से भी वजन बढ़ता है, तो वो उसको कम खाना है। देन इसमें लेंटिल्स में मटकी की सब्जी, मूंग की सब्जी, राजमा खा सकते हैं। फ्रूट्स में अनार, पपाया, पेयर, स्वीट लाइम, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, जो सीजनल फ्रूट्स है और रीजनल फ्रूट्स है वो खा सकते हैं। लेकिन जो फ्रूट्स है जिससे कि वेट गेन हो रहा है, जैसे कि बनाना से वेट गेन होता है, गवा से वेट गेन होता है, सीताफल, कस्टर्ड एप्पल से वेट गेन होता है, तो जिस जिस फ्रूट से वेट गेन होता है वो अवॉइड करें। या फिर जो फ्रूट्स बहुत ज्यादा शुगरी हो, जैसे कि चीकू बहुत ज्यादा शुगरी है, उससे वेट गेन स्लाइटली हो सकता है, लेकिन जिसमें ज्यादा शुगर होती है वो वाले फ्रूट्स अवॉइड करने हैं। देन खाना है तो आप इंडियन स्वीट्स ही खाना है, और इंडियन स्वीट्स वो भी वंस इन 15 डेज इन लिमिटेड क्वांटिटी, और वो भी आप एम्प्टी स्टमक खा रहे या फिर बिफोर मील खा रहे, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, या फिर उससे वेट गेन नहीं होगा। अगर वेस्टर्न कल्चर के अनुसार अगर खाने के बाद में स्वीट डिश या डेजर्ट खा रहे, तो उसमें वो एंड में खाने की वजह से उसका डाइजेशन अच्छे से नहीं होता, ऊपर से वो स्वीट होता है, हैवी टू डाइजेस्ट होता है, तो उससे वेट गेन होता है, फिर अग्निमांद्य होता है। इसलिए जनरली लोगों को फूड पॉइजनिंग देखा गया है, वो होटलिंग करते हैं या फिर वेडिंग का खाना खाते हैं, उसके बाद फूड पॉइजनिंग होते हैं, लेकिन सबको नहीं होते। बहुत अगर 10 लोगों ने खाना खाया तो एक आध पर्सन को फूड पॉइजनिंग होता है। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें होती है कि उसकी भूख कैसी है, उसने डेजर्ट कब कब खाया है, उसने खाना खाते वक्त कितना घूम के खाया है, किस तरीके से खाया है, तो ये सारी चीजें मैटर करती है। तो उसी तरीके से अगर स्वीट्स खा रहे हो और एम्प्टी स्टमक खाएंगे तो उससे ज्यादा वेट गेन नहीं होगा, लेकिन यही फुल स्टमक खाएंगे, पूरा खाना खाने के बाद खाएंगे तो उससे वेट गेन होगा। और इंडियन स्वीट्स ही खाने हैं, उसमें घी की मात्रा रहती है, हमें पता है, हम लोग इंडियन स्वीट्स बनाते हैं तो उसमें हम लोग घी डालते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि उसमें घी ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है। लेकिन ये चीज किसी को पता है कि केक बनते तो उसमें कौन कितने फैट्स यूज होते हैं, व्हिप क्रीम उस पे लगता है तो उसके फैट कंटेंट क्या है, जो कि कुकीज खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं या फिर पाए खाते हैं, जो भी नॉन इंडियन स्वीट्स है, उसमें फैट की मात्रा क्या है, या फिर कौन से टाइप का फैट यूज किया है, उसमें ऑयल यूज किया है या फिर जो भी बटर यूज करते हैं वो क्या है, तो उससे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ेगा या फिर इंडियन स्वीट से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ेगा। एक बार ये सोच लीजिए, और वेट किससे ज्यादा बढ़ेगा ये भी देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू मी या फिर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, इंडियन स्वीट्स के वजन इतना नहीं बढ़ता है जितना कि हम लोग अगर वेस्टर्न स्वीट्स खा रहे हैं, जैसे केक और कुकीज एंड ऑल। तो जनरली अगर आपको स्वीट खाना ही है तो इंडियन स्वीट प्रेफर कीजिएगा। फिश खा सकते हैं, लेकिन उसको तला हुआ फिश या फिर फ्राई किया हुआ फिश नहीं खाना है। देन खिचड़ी है, जो कि ऑल टाइम फेवरेट फूड में आता है, या फिर
खिचड़ी है कि वो किसी की भी लाइफ के कोई भी स्टेज में खिचड़ी खा सकते हैं। हमारे यहाँ पे 6 मंथ्स के बेबी से लेके टिल द एंड ऑफ द लाइफ खिचड़ी खा सकते हैं। उसके बाद बीमार लोग भी खिचड़ी खाते हैं। बीमार लोगों को डाइजेशन इंप्रूव करने में खिचड़ी हेल्प करता है, हेल्दी को और ज़्यादा नरिशमेंट देता है। वेट लॉस के लिए इट इज़ बेनिफिशियल। ये खिचड़ी के भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं, जैसे कि मूंग दाल डाल के खिचड़ी बनाते हैं, देन बाजरा की खिचड़ी होती है, ज्वार की खिचड़ी होती है, या फिर मिक्स दाल की खिचड़ी बना सकते हैं, जो इसमें राइस की क्वांटिटी कम रहेगी और बाकी सब जो दाल रहे खाएंगे तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। इसमें आप आपके हिसाब से उसको फ्लेवर कर सकते हो। ऊपर जो भी हमने मसाले देखे उनसे इसको फ्लेवर करके खा सकते हैं, साथ में घी डाल के खा सकते हैं। देन देर इज वन मोर रेसिपी इन महाराष्ट्र दैट इज कॉल्ड मेथकूट। इज अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ लाइक चटनी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दाल पाउडर। तो उसका कॉम्बिनेशन है, वो खिचड़ी के साथ खा सकते हैं। देन राइस जो है वो ओपन बाउल में कुक किया हुआ खाना है, कुकर का राइस नहीं खाना है। उसी के साथ साथ जैसे गांव में करके ओपन बाउल लेते उसमें राइस बनाते हैं और उसमें जो भी एक्सेस वाटर है उसको निकाल देते, उसके बाद जो सूखा हुआ राइस होता है वो खाते। तो उस राइस से वजन नहीं बढ़ता है और कुकर वाले राइस से वजन बढ़ता है। लेकिन जो राइस है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है। मतलब एक बार अगर राइस खाते तो एक ही साथ वो डाइजेस्ट होता है और उसमें से काफी सारी शुगर एक साथ ब्लड में रिलीज हो जाती है, तो उससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ते। इसे राइस अवॉइड करेंगे तो इट विल बी बेटर। या फिर लंच में खा सकते हैं, राइस खा के सोना नहीं है और रात के डिनर में राइस नहीं खाना है। और लंच वाला राइस है वो भी ओपन बाउल में कुक किया हुआ राइस आप खा सकते हैं। देन सलाद में ऑनियन, कोकुम्बर, टोमेटो, कैरेट, बीटरूट जैसे जो भी सलाद आप बना के खाना खाना है खा सकते हैं, लेकिन नो ब्रोकोली, नो कैप्सिकम एंड नो कैबेज। ओके, दिस इज माय लास्ट स्लाइड। यहाँ पे एक छोटी सी रेसिपी है वो यहाँ पे डिस्कस करूंगी। अभी तक ये इंग्रेडिएंट जैसे हॉर्स ग्राम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं, मराठी में इसे कुळीथ बोलते हैं, आयुर्वेदा में संस्कृत में कुलत्था बोलते हैं। तो उससे एक शेंगोड़े करके रेसिपी बनती है जिसे हम लोग इंडियन पास्ता भी बोल सकते हैं। तो इसके रेसिपी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी मैं। ये दिस रेसिपी यू कैन ट्राई एट होम, दिस इज अ कोल्ड सीजन। तो ये रेसिपी अच्छे से ही बॉडी को हीट भी प्रोवाइड करती है। दिस विल हेल्प इन वेट लॉस ऑल्सो। देन थायराइड में वेट लॉस हो रहा है हाइपोथायराइड के पेशेंट में, तो उसका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो रहा है, तो हाइपोथायराइडिज्म के जो लक्षण होते हैं, साइन सिम्टम्स है, वो कम करने के लिए भी हेल्प करेगा। देन दिस इज वन बॉल मील है, मतलब एक बार खाने में एक बाउल खा ले, वन पॉट मील, तो उससे पेट भर जाएगा, हमें 4 आइटम्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन इससे ब्लड शुगर लो होते हैं और ये काफी अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो कुलिथ है या फिर हॉर्स ग्राम है। तो हॉर्स ग्राम के बाकी के भी यूजेस है, जैसे स्टोन, यूरिनरी स्टोन में यूज होता है, कफ कम करता है, ये फैट्स कम करता है, और ये पित्त, स्लाइटली पित्त बढ़ाने वाला है, ये भूख बढ़ाता है। तो जिनकी प्रकृति अगर पित्त की है तो ये ज्यादा नहीं खा सकते, या फिर गर्मी में ये कुलित नहीं खाने हैं। सो आई विल टेल यू इट्स रेसिपी इन शॉर्ट। ओके, इसमें तो हॉर्स ग्राम का जो या फिर कुलित का आटा लेना है, साथ में ज्वार का आटा लेना है, और स्लाइटली अगर बाइंडिंग के लिए चाहिए रहेगा तो आप वीट का भी आटा ले सकते हैं, या फिर टेस्ट एनहांस करने के लिए आप चने का आटा ले सकते हैं। तो इनको एक साथ गूंदना है, गूंदते हुए उसमें सॉल्ट डालना है, थोड़ा मसाला वाला आइटम, मसाला जब घर पे गरम मसाला रहता है वो डाल सकते हैं, और अजवायन मतलब ओवा डालना ही है, ये कंपलसरी है। उसको गूंदना है, देन उसके गूंदने के बाद उसके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और उसको मोड़ के लेना है, जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है, उस तरीके का स्ट्रक्चर बना के आपको लेना है। देन बाद में कढ़ाई लेने, कढ़ाई में एज यूजुअल हमारा जैसे चौक बनाते हैं वैसे पहले तो ऑयल डालना है, उसमें मोहरी, हींग, जीरा डालना है, तड़का बनाना है, फिर करी लीव्स डालने हैं, उसमें पानी डालना है उसके ऊपर से। जब पानी को थोड़ा उबाल आ जाए
उसमें जो है जैसे कि ये आटा बनाया था तो उसमें से एक थोड़ा सा आटा बाजू में रखना है, वो पानी में मिक्स करके उसमें को डालना है, तो जो ग्रेवी जो ये बनी है उसका थोड़ा स्लाइटली थिकनेस आ जाए। और इसमें जो कच्चे आटे के बने हुए जो शेप्स है वो उसको डालने हैं, उसको अच्छे से उबालना है जब तक वो पक जाए। इट विल लुक सिमिलर टू पास्ता, या फिर जो दाल ढोकली है उसके रेसिपी से भी ये मैच करता है, लेकिन दाल ढोकली में दाल होती है, इसमें दाल नहीं होती, जस्ट वाटर और घोस ग्राम या फिर ज्वार के बेस की करी बनती है। तो उसमें ये बनाना है। दिस इसके बेनिफिट्स तो पहले ही बता चुकी हूँ मैं। देन दिस विल बी द बेस्ट रेसिपी फॉर दिस सीजन। अभी जो ठंडी बढ़ रही है उसमें भी हेल्प करेगा, वेट लॉस के लिए भी और हाइपोथायराइडिज्म में भी। वेट लॉस के लिए इट विल बी बेनिफिशियल, साथ में ये कफ में कम करके मेटाबॉलिज्म अच्छे से बढ़ाएगा। दैट्स इट। यस, थैंक यू, दिस वाज माय लास्ट स्लाइड। Yes, thank you very much, Dr. Bhakti, for your fantabulous knowledge about diet and its role in thyroid, how we have to take care of diet in thyroid disorders. And last recipe was wonderful. Shingore, we will definitely try. It is useful for weight reduction. It is one of the major complication of thyroid disorder. So thank you very much. If anyone want to ask question, they can put it on a chat box or they can WhatsApp me. I will forward to Dr. Bhakti. And thank you for your valuable time. And we जस्ट would, ऐड वन मोर थिंग। ओके, yes, ये जो हम लोग ने अभी आज का डाइट देखा वो बहुत जनरल और बहुत कॉमन सा देखा है सबके लिए। बट इफ यू वांट टू गो फॉर पर्सनल कंसल्टेशन, क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग होती है, हर एक के कंप्लेंट्स या प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीज होते हैं, एक दो बीमारी साथ में हो सकती है। तो उस केस में आपको पर्सनल कंसल्टेशन है तो आपके आसपास कोई भी आयुर्वेद डॉक्टर है तो उससे आप कंसल्ट करके ही अपने खाने में अल्ट्रेशन एक बार कीजिए, एकदम डायरेक्टली खुद से ही मत कीजिएगा, yes, एक बार yes, डॉक्टर से definitely, definitely. Every person is different. हम्म Yes, yes. Thank you. And thanks for the Harsh product for the collaboration with their product Thiacet. It contains Bilva Ghana, that is a very good insulin sensitizer. According to Ayurveda, it works on Medagni. So it is helpful to reduce your weight. So must try Thiacet for thyroid disorders and its complications. And thanks for Jagruvi Herbals also for collaboration and supporting our thyroid awareness week. And thank you very much. We would like to hear you again and again, Dr. Bhakti. And thank you for the patience listening to the listeners also. We will meet tomorrow with the new topic and with the new speaker. And till time, bye bye, good night, and have a nice day. Thank you. यस, थैंक यू, बाय बाय। For Thiacet availability, you can contact me on 8828220108. Thank you. झाला फिनिश झाला फिनिश करून झाला का